हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अरबों द्वारा सिंध की विजय। ठीक है, यानी जो अरब लोग थे जब भारत में आक्रमण किया उसके बारे में जानेंगे, यानी अरब ने किस प्रकार हमारे सिंध को विजय कर लिया। चलिए शुरुआत करते हैं। आप टॉपिक देख चुके होंगे, क्या बोल देखिए। अरब एवं बाद में तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उनके आसपास क्षेत्रों पर आक्रमण किए गए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद बुदेल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। याद रखिएगा, पहला आक्रमण कौन हुआ? उबैदुल्ला के द्वारा हुआ था, सेकेंड बुदेल के द्वारा। दोनों ही आक्रमण असफल हुए। अंततः 711 में अन्य स्रोत में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। याद रखिएगा, किसका? दाहिर का। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार साम्राज्य नहीं बना पाए जैसे कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। याद रखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है कि 712 में एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उससे पहले भी आक्रमण हुआ था उबैदुल्ला और बुदेल के द्वारा, लेकिन वह सफल आक्रमण नहीं है। आगे देखिए, अब हो रहा है कि 711 711 में अरबों ने पराजय और आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियाँ गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत में आगामी 300 वर्षों से शासन किया। अब अरब आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमण को सुरक्षित रहा, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियाँ सक्रिय हो उठी। परिणाम स्वरूप तुर्कों ने मोहम्मद गजनी के नेतृत्व में भारत पर 17 पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी कितना आक्रमण किया भारत में? 17 पर। भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अरबों के वजह तुर्कों को जाता है। ठीक है, पहला आक्रमण अरब लोग किया था, लेकिन इंपायर बनाने का श्रेय किसे जाता है? तुर्कों को। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा। इस समय देश का कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति नहीं था। भारत में विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौम था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख राज्य निम्न थे। अफगानिस्तान। अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा। आगे बोल रहा है कश्मीर। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने काकोट वंश की स्थापना की। हैनसेंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। दुर्लभ वर्धन के उत्तराधिकारी दुर्लभक था, जो 632 से 682 तक शासन किया, जिसने प्रताप द्वितीय के नाम से उपाधि धारण की। कश्मीर के शासकों में ललित द्वितीय मुक्तिपीड ने जो लगभग 724 ईस्वी में शासन में बैठा। उसका साम्राज्य पूर्व से बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक विस्तृत था। वह अपने वंश का प्रतापी शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मॉडर्न मंदिर बनाया गया और 740 ईस्वी में लगभग उसने कनौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया। अब बोल रहा है नेपाल। तो नेपाल 7वीं शताब्दी के नेपाल, जिसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में कनौज का राज था, हर्ष के साम्राज्य में मध्यवर्ती राज था। अंशुवर्मन ने नेपाल के बेस ठाकुरी वंश की नींव रखी। उसने तिब्बत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के शासक के साथ किया। हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत और नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग हुंगसी को कनौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की। अब बोल रहा है कामरूप असम। हर्ष के समय कामरूप में भास्कर वर्मन का शासन था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह प्रतीत होता है कि वह अधिक समय तक स्वाधीन न रह सका। भास्कर वर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया। भास्कर वर्मन के बाद उसका वंश समाप्त हो गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया।
अब बोल रहा है कनौज। हर्ष की मृत्यु के पश्चात अर्जुन एक स्थानीय शासक ने कनौज पर अधिकार कर लिया। उसने चीन के राजदूत वांग होंगसिंग का विरोध किया, जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां पहुंचा था। वांग होंगसिंग पुनः असम, तिब्बत, नेपाल से सैन्य सहायता लेकर लौटा। युद्ध से में अर्जुन हार हुई। अर्जुन को बंदी बनाकर चीन लाया गया, तत्पश्चात वहां का कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ईश्वरवर्मन कनौज के शासन में बैठा। उस अपने पराक्रम से उसने कनौज को अपने अतीत का गौरव प्रदान किया। वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था। आगे देखिए, इसके उपरांत कनौज का अधिपत्य के लिए 8वीं शताब्दी के 3 बड़ी शक्तियाँ पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के मध्य एक संग्राम हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। किसमें? पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में। कुछ समय के लिए कनौज पर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु बाद में उसका स्थान पाल वंश ने ले लिया। अंततः इस युग में प्रतिहारों की विजय हुई। इसके बाद प्रतिहार उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। अब आगे देखिए, क्या बोल रहा है? बंगाल में गौड़ शशांक का शासन था, जिसने 600 ईस्वी से 638 ईस्वी तक गौड़ साम्राज्य का शासन किया। इसी समय राजा शशांक की युद्ध हर्षवर्धन से भी चलता है। शशांक की मृत्यु के बाद उसके बेटे मानव ने 8 माह तक गौड़ पर शासन किया। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकतावाद और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति और अव्यवस्था में तंग आकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य जनरल को अपना राजा बनाया। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना उसे पाल वंश कहा जाता है। गोपाल द्वारा स्थापित किए गए पाल वंश को 12वीं शताब्दी तक राज किया। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। सिंध। अब देखिए, सिंध में राय वंश का शासन था। जब हरिवंश सिंह भारत आया, उसने सिंध में क्षुद्र शासक को पाया। हर्ष ने अपने कार्यकाल में सिंध पर विजय प्राप्त की, लेकिन हर्ष की मृत्यु के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया। राय वंश का अंतिम शासक राय शाहसी द्वितीय था। ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत उसके राज्य पर अधिकार करके ब्राह्मण वंश की नींव रखी। चाच ने पश्चात चंदर के बाद दाहिर नदी पर बैठा। इसी सिंध राजा दाहिर ने सिंध पर आक्रमण कर अरबों पर सामना किया था। सिंध विजय से पूर्व अरबों का असफल आक्रमण। सर्वविदित है कि वास्तविक रूप से सिंध पर अरबों ने 712 ईस्वी में विजित किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरबों ने कोई और विजय कोशिश नहीं की होगी। कहा जाता है कि खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में बम्बई के निकट ठट्ठा ठाना के विजय के लिए एक मुस्लिम नाविक अभियान भेजा गया, परंतु वह सफल रहा। तत्पश्चात भडोज, देवल तथा बलूचिस्तान स्थित मकरान में कई आक्रमण किए गए। अंततः 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सिंध के प्रदेश मकरान को जीत लिया गया। इस अभियान का नेतृत्व इब्न अल-हरी अल-बहती ने किया था। अब बोल रहा है अरबों का सफल आक्रमण। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इस आक्रमण से पूर्व घटित घटनाओं का इतिहासकार अरबों का सिंध पर आक्रमण का मुख्य कारण मानते हैं। इन कारणों का प्रमुख है, देखिए, लंका के राजा खलीफा के उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष हजाज के पास अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी अनाथ कन्याओं को भेजा, जिन्हें समुद्री लुटेरों ने सिंध के तट पर बस छीन लिया। एक अन्य वर्णन के अनुसार लंका के राजा ने स्वयं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वह खलीफा के पास सैनिक और मूल्यवान उपहार भेज रहा था। तभी मार्ग में सिंध के तट पर उन्हें लूट लिया गया। खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत में दासी और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा था, जिन्हें दाहिर के राज्य के मुख्य बंदरगाह देवल में पहुंचने पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। परिणामतः सिंध के राजा दाहिर ने खलीफा की क्षतिपूर्ति मांग की, किंतु दाहिर ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अंततः खलीफा ने सिंध पर आक्रमण का निर्णय लिया। कारण कुछ भी हो, लेकिन वास्तविकता में अरबों के सिंध विजय कारण इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार लूट की। धनराशि धनवान बनने का दृढ़ निश्चित था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पर आक्रमण पूर्व अफ्रीका और यूरोप विशाल क्षेत्रों पर अपना अधीन कर चुके थे। मोहम्मद कासिम के अभियान। तो बोल रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते से सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा, उसे घेर लिया गया। देवल में दाहिर के भतीजे उसका डटकर सामना किया, परंतु छली ब्राह्मणों द्वारा कासिम को साथ दिए जाने के कारण देवल में जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपना विजय प्राप्त किया। निरुन अभियान।
देवल ने मोहम्मद बिन कासिम न्यून की ओर बढ़ा और जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। सेहवन अभियान। सेहवन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा शासन करता था। यहाँ भी थोड़े बहुत विरोध के बाद कासिम ने अधीनता स्वीकार कर ली। रावर अभियान। सेहवन विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर पर इस आक्रमण से चकित रह गया। उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 1712 में भीषण युद्ध हुआ तथा युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसका विधवा रानबाई ने वीरतापूर्वक रावर के किले की रक्षा की। जब वो अपनी रक्षा के लिए ना कर सकी तो उसने जौहर प्रथा की अपनी सम्मान की रक्षा की। अब बोला ब्राह्मणाबाद अभियान। जहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। माना जाता है कि ब्राह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं में बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्ध भूमि पर भाग गया। आगे देखिए, बोल रहा है ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड देवी और उनकी 2 पुत्रों को सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बनाया। सिंध अरोड़ा अलोर अभियान। सिंध की राजधानी अरोड़ा अलोर की रक्षा कार्य दाहिर के एक ने अन्य बेटे के साथ में था। मोहम्मद बिन कासिम ने अलोर पर आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। अब हो रहा है मुल्तान अभियान। 713 ईस्वी में आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नए नगर मुल्तान की ओर बढ़ा। माना जाता है कि मुल्तान विजय से यहाँ अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण पुकारा जाता है। सिंध और मुल्तान विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत जीतने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के कनौज विजय करने के लिए अबू हकीम के अधीन में एक विशाल अश्वरोही सेना भेजी। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के और मुल्तान के अलावा किसी और क्षेत्र को जीतता, इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत स्थिति। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत अरबों का राज विस्तार शिथिल पड़ गया। 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दाशमिक ने आंतरिक अशांति के कारण अरबों के अधीन क्षेत्रों में नियुक्त राज्यपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। खलीफा हिसाम 724 से 43 के समय जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में हुई थी। कालांतर में सिंध के बाहर राज विस्तार उससे कई भारतीय राजाओं ने परास्त होना पड़ा। भोज की ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध के खलीफाओं का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। सिंध में केवल 2 छोटी रियासतें मंसरा मुल्तान ही अरबों पर नियंत्रण शेष रह गई। सिंध विजय का प्रभाव। सिंध विजय के प्रभाव में संबंध में लेखपुर ने कहा है कि सिंध को अरबों से विजय तो हो गया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। अरब ने अपने सिंध के निवास के लिए अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरब निवासी खुद उनसे प्रभावित हुए। अरब विद्वान ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि शिक्षा ग्रहण के उसे आत्मसात किया। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वान अपने साथ ब्रह्मगुप्त रचित ब्राह्मण सिद्धांत और श्री हर्ष रचित खंडाद अरब ले गए, जहाँ भारतीय विद्वानों की सहायता से उनकी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। ज्योतिष ज्ञान का अरबों अत्यधिक प्रभाव पड़ा। खगोल शास्त्र में अरबों ने रुचि ली। शून्य और दाशमिक पत्ती का ज्ञान सीख अरबों ने इसे रोमन साम्राज्य में प्रसिद्ध किया। वस्तुतः 9वीं शताब्दी में गणितज्ञ अल ख्वाजरी ने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया। 12वीं सदी में ईसाई मठवासी एबेलॉड द्वारा यह ज्ञान यूरोप पहुंचा, जिसे अरब अंक पत्ती से नाम से जाना जाता है। भारत अरब व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। इसे तब और बढ़ावा मिला जब अब्बासी खलीफा ने बगदाद की स्थापना की। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग अस्थायी रूप से रहने लगे और करमातिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। अरबों को श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा अविकसित कागज, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान यूरोप तक पहुंचाया। मंदिरों के मंडप के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों को बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया। मस्जिदों में प्रार्थना के लिए गलीचे के नुकीले घुमाव और मेहराब बिंदुओं को बौद्धों के धर्मस्थलों के चिन्ह थे। मस्जिदें विष्णु मंदिर की भांति मस्जिदों के प्रवेश द्वारा मंदिर के गोपुरम और भारतीय गाँव के द्वारा मिलते जुलते थे। मस्जिदों के मीनारे भारत की विजय स्तंभों के नकल थी। तमाम विशेषताओं के बावजूद यह पूर्णता खारिज कर देना है कि अरबों को सिंध विजय पूर्णता परवाह रही थी उचित नहीं है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अरब आक्रमण ने भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ। सिंध में अत्यधिक संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया। कुल्हा दारन सैयद कहलाते थे।
अरबों के सिंध विजय की घटना मात्र क्यों है? अरबों की सिंध विजय कोई प्रभावशाली छाप न छोड़ सकी, जिस कारण कई इतिहासकारों द्वारा इसे मात्र घटना माना जाता है। हालांकि सिंध विजय के बाद अरबों को आगे और अधिक सफलता न मिल पाने के अन्य कारण भी थे। समय से पूर्व मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि वो अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करता। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात उसके साथियों की उत्साह बंद पड़ गया, अरबों का आगे का राज विस्तार शिथिल पड़ गया। अरबों द्वारा सर्वप्रथम सिंध आक्रमण करने का निर्णय अदूरदर्शी था, इसलिए क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था। अतः अरबों द्वारा सिंध विजय के बाद शेष भारत की विजय करने के लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त न हो सके। अब देखिए लास्ट है, एक अन्य कारण दाशमिक ने खिलाफत के लिए दो दलों का परस्पर संघर्ष था। 700 ईस्वी में क्रांति के परिणामस्वरूप उम्मैद खलीफाओं को पतन होने पर आबासी लोग शासक हो गए, जो कि सिंध की विजय उम्मैदों के आरंभ की थी, लेकिन बाद में अब्बासियों की इसमें रुचि न थी। अब्बासियों ने सिंध पर अपने अधिकारियों को यह आदेश देकर भेजा कि उम्मैद राज्यपालों और अधिकारियों को उनको पद से हटा दे। कालांतर में आंतरिक अशांति के कारण सिंध के राज्यपाल और सरदार लगभग स्वतंत्र हो चुके थे।